नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, जिसे हम फिलहाल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैं आगे सिर्फ और सिर्फ NPO से डिनोट करूँगा, मेंशन करूँगा, ठीक है। तो जहाँ भी मैं NPO लिखूँगा वहाँ उसका मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं? ये वे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी स्थापना व्यापार करने या व्यापार से लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि किसी पर्टिकुलर काम के से लोगों की सेवा करने के लिए की जाती है, या धर्मार्थ काम के लिए की जाती है, या ऐसा कोई भी काम जिससे समाज का भला हो, ऐसे काम के लिए इनकी स्थापना की जाती है। ऐसी संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है। अब कुछ इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी जो विशेषता ये है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी और इसके नाम से ही पता लगता है, कि पहली इसकी विशेषता ये है कि ये इनकी जो स्थापना होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, इनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि लोगों का भला करने के उद्देश्य से की जा सकती है। बात आती है कि NPO या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। इनके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि स्कूल हो गए, ये NPO हो सकता है, NPO। उसके बाद कोई हॉस्पिटल हो गया, क्लब हो गया, या कोई भी ऐसी संस्था जिसका काम लोगों का मनोरंजन करना हो, या उनकी सेवा करनी हो, या उन्हें कैसी भी सर्विस देना हो, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना ना हो, और उसका जो अर्निंग का सोर्स है, जो उसका प्राप्ति का सोर्स है या कमाई का सोर्स है, वो क्या है? बिजनेस ना होके चंदा या लोगों से मिली हुई कोई मेंबरशिप फीस वगैरह, ये उसकी इनकम का सोर्स होता है। तो इसके बाद में हम इसकी अब विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि ये संगठन समाज की उन्नति के लिए या तो बिना किसी लागत या न्यूनतम लागत पर सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। सेवा की प्रकृति शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और मनोरंजन तक भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसकी जो स्थापना होती है वो लोगों की या समाज की भलाई के लिए की जाती है, या लोगों की सेवा के लिए की जाती है। तो ये वही है। दूसरा उद्देश्य, इसका उद्देश्य एक विशिष्ट समूह या समाज का कल्याण है और लाभ कमाना नहीं है। उसके बाद हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? ये संगठन धर्मार्थ समितियों के रूप में कार्य करते हैं और उनके ग्राहकों को सदस्य कहा जाता है। संगठन के प्राथमिक कार्यों का प्रबंधन न्यासिकों या इनके अपने सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्यों के एक कार्यकारी समूह द्वारा किया जाता है। मतलब कि जब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो सारे इसमें काम करें या इसका ऑर्गेनाइज करें या इसका मैनेजमेंट करें। इसमें कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं जो कि इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्रियान्वयन करेंगे या उसे चलाएंगे। उसके बाद इसमें और क्या क्या हो सकता है? ये संगठन किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते और इसलिए सदस्यता, दान, अनुदान, सहायता, निवेश से आय या विरासत या सरकार से वित्तीय सहायता जैसे आय स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनका अर्निंग का सोर्स क्या होता है? या तो दान हो सकता है, सदस्यता, अनुदान, सहायता, या सरकार से मिली कोई भी सहायता हो सकती है। उसके बाद ऐसे संगठनों द्वारा उत्पन्न धन या कोई अधिशेष सामान्य निधि या पूंजीगत निधि में जमा किया जाता है। उसके बाद इस संगठनों के लिए वित्तीय रिकॉर्ड प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये संगठन वैधानिक आवश्यकता के लिए और संपत्ति निधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वित्तीय विवरण या इसकी जो बुक्स जो होती हैं, ये कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 3 हैं। रिसीप्ट, इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा क्या होता है इसमें?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा क्या होता है इसमें, बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब इसमें हम डिटेल में जानेंगे, बात कर लेते हैं रसीद और भुगतान खाता क्या होता है। रसीद और भुगतान खाता या रिसीप्ट एंड पेमेंट खाता या अकाउंट क्या होता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट खाता वित्तीय वर्ष के दौरान हुए सभी नकद और बैंक लेन देनों का सारांश प्रदान करते हैं। मतलब कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है, इसमें सिर्फ वित्तीय लेन देन, या चाहे वो कैश के रूप में हुए हों या बैंक से हुए हों, सिर्फ उन्हीं का लेखा किया जाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, प्राप्तियां और भुगतानों का हिसाब रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आय और व्यय खातों और बैलेंस शीट तैयार करने में मदद करते हैं। जैसा कि गैर लाभकारी संगठन अध्यायों के लिए लेखांकन में उल्लिखित है, यह खाता रिसीप्ट पक्ष पर हाथ में नकदी बैंक में नकदी दर्ज करने के साथ शुरू होता है और अंतिम शेष भुगतान पक्ष पर अंत में हाथ में नकदी बैंक में शेष राशि शामिल होती है। अकाउंटेंसी में इसके प्रारूप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो प्रारूप होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को सारी रिसीप्ट्स होती हैं और राइट हैंड साइड को सारी पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, इसके प्रारूप में जो इसका खाका होता है, जो प्रारूप होता है, उसमें सारी मदें रिसीप्ट्स वाली मदें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती हैं और राइट हैंड साइड में इसकी सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है प्राप्तियों में, बैंक मतलब बैंक या कैश का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, सदस्यता से अगर कोई राशि मिली है तो वो हो सकती है, सामान्य दान अगर कोई दान मिला है वो हो सकता है, लॉकर का अगर कोई किराया आता है तो वो हो सकता है, विरासत से अगर कुछ हमें मिला है या हमें नहीं सॉरी विरासत से अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मिला है तो वो हो सकता है, सदस्यता अनुदान हो सकता है, एफडी पर कोई अगर एफडी कोई कराई हुई है तो उस पर ब्याज हो सकता है, निवेश पर ब्याज हो सकता है, सदस्यता शुल्क हो सकती है, एंट्री फीस हो सकती है कोई, या कोई भी और भी किसी तरह से कुछ रिसीव हुआ है तो वो हो सकता है। उसके बाद कोई बैलेंस कैरी ओवरड्राफ्ट है बैंक का तो वो हो सकता है। उसके बाद पेमेंट्स में क्या क्या हो सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं। पॉज करने से अब भुगतान पक्ष में कौन कौन सी मदें या आइटम हो सकते हैं। इसमें किराया हो सकता है, मजदूरी या वेतन हो सकता है अगर किसी को दिया है, कोई टैक्स वगैरह है वो हो सकता है, कोई अगर बीमा कराई हुई है अगर उसका प्रीमियम दिया है वो हो सकता है, कोई ऑडिट फीस हो सकती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई खर्चा है वो हो सकता है, मेंटेनेंस का कोई खर्चा है वो हो सकता है, मरम्मत या नवीनीकरण की कुछ किया है तो वो हो सकता है, कोई संपत्ति खरीदी है वो हो सकता है। और उसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यह एक रोकड़ बही के समान है जिसमें प्राप्तियां डेबिट पक्ष में होती हैं और भुगतान क्रेडिट पक्ष में होता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा रिसिप्ट सारी लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट साइड को होंगे और जो पेमेंट्स हैं वो राइट हैंड साइड को रिसिप्ट्स डेबिट साइड को होगा, पेमेंट सारी राइट हैंड साइड को होगा। दूसरा, वित्तीय अवधि की परवाह किए बिना सभी प्राप्तियां और भुगतान दर्ज किए जाते हैं। मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में वो सारी मदें लिखी जाएंगी, चाहे जो जिससे किसी कैश का है या बैंक में कोई आवागमन हुआ है, कोई फ्लो हुआ है, ट्रांजैक्शन में अगर कोई हो, सारी ट्रांजैक्शनों का लेखा किया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ष से रिलेटेड क्यों ना हो। उसके बाद पूंजी प्रकृति या राजस्व प्रकृति की रसीदें, प्राप्तियां और भुगतान कुछ शर्तों में शामिल हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आय और व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के लिए एक आय और व्यय खाता एक गैर लाभकारी संगठन के लिए लेखांकन अध्याय के अनुसार किसी भी व्यावसायिक संगठन के लाभ और हानि खाते की तरह ही होता है। खाता वर्तमान अवधि के सभी राजस्व मदों में को रिकॉर्ड करता है और सबसे नीचे यह शेष कॉलम में घाटे या अधिशेष को रिकॉर्ड करता है। आय और व्यय खाता एक संचय के आधार पर तैयार किया जाता है और इसमें 2 कॉलम होते हैं, यानी व्यय कॉलम जिसमें नुकसान और खर्च शामिल होते हैं और आय कॉलम जिसमें आय और लाभ शामिल होते हैं। यह खाता डेप्रिसिएशन जैसी गैर नगद मदों को ध्यान में रखता है। इसमें प्रारंभिक शेष शामिल नहीं है और सामान्य समापन शेष और को या तो अधिशेष या घाटे के रूप में लिखा जाता है। आय और व्यय खाते का प्रारूप क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में तो डेबिट में सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम्स होती हैं। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंसेस हों वो डेबिट में आएंगे और जो इनकम हो, जिससे कुछ इनकम होती है, वो सारे क्रेडिट में आते हैं। ये क्या क्या हो सकती हैं इसमें, अगर हमने कोई टैक्स दिया है वो हो सकता है, कोई बीमा प्रीमियम दिया है वो हो सकता है, अगर कोई हमने ऑडिट फी दी हुई है वो हो सकता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मतलब कोई भी अगर हमने ऐसा एक्सपेंसेस है जो हमने किया है वो सारे डेबिट पक्ष में आएंगे। और उसके बाद जो भी आए हैं, जैसे सदस्यता, अगर कोई फीस मिली है हमें वो हो सकता है, एंट्री फीस हो सकती है, लॉकर का किराया हो सकता है, या कोई ब्याज है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी मदें इनकम पक्ष में या इनकम साइड को आएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। इसमें तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट तो सबको पता ही होगा। बैलेंस शीट लास्ट में बनाई जाती है बिजनेस की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए जो बनाई जाती है। इसमें सारे लेफ्ट में सारी लायबिलिटी होंगी और यहाँ पे राइट में असेट्स सारी पोस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ खास था जो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। तो मेन बातें ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, एक बार सारांश देख लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? ये वे संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना ना होके अपने सदस्यों का या समाज का कल्याण करना होता है। या तो ये कोई फीस चार्ज नहीं करते या फिर बिल्कुल मिनिमम या नॉमिनल चार्ज लेते हैं। यही इनके इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, दूसरा इसके उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, या अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो लोगों उसके सदस्यों की सेवा करना होता है, या कुल मिला के ये है कि इनका जो मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट ना कमाना या लाभ ना कमाना होता है, और लोगों की सेवा करना होता है। दूसरा, इसमें कौन कौन से हम खाते बनाते हैं? इसमें सब जो पहला खाता बनाया जाता है वो बनाया जाता है इनकम एंड माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले इसमें जो 3 खाते बनाए जाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, तीसरा बैलेंस शीट, जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या क्या होगा? सारे डेबिट में सारे रिसिप्ट्स होंगी और
क्रेडिट में सारी पेमेंट्स होंगी। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसमें लेफ्ट में सारी इनकम्स होंगी और क्रेडिट में सारे डेबिट में इसमें क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में सारे व्यय होंगे, एक्सपेंसेस होंगे और क्रेडिट में इसकी सारी इनकम्स होंगी। और बैलेंस शीट में सारी लायबिलिटीज एंड असेट्स होंगी।